हाय, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ क्वेश्चंस जो हम लोग के दिमाग में आते ही हैं एज अ एलएलबी स्टूडेंट, जो कि मेरे पास भी आए थे, मेरे दिमाग में भी आए थे और मैंने अपने टीचर से कंफर्म किया, क्लियर किया। तो एज आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एलएलबी सब्जेक्ट्स, तो उससे पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ एलएलबी से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पास में होते हैं टोटल 6 सेमेस्टर्स, जो कि है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर। ये थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर हो गया सेकंड ईयर, ये ईयर हैं और ये सेमेस्टर हैं। ओके, ये सेमेस्टर है। ओके, और ये हो गया फिर हमारे पास में फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड ईयर कंप्लीट। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट 3 इयर्स वाला कोर्स। सो ये हमारे पास में 3 इयर्स कोर्स वाला है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, जब हमारे पास में कोई भी बैक आती है किसी भी सब्जेक्ट में, हर सेमेस्टर में हमारे पास में होता है, इफ़ यू कुड जस्ट प्लीज़, ओके, हमारे पास में होते हैं हर सेमेस्टर में, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर है जैसे हमारे पास में, फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे कोई भी 5 सब्जेक्ट्स होंगे, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। सारे ही सेमेस्टर्स में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो हमारे पास में अगर कोई भी 3 सब्जेक्ट हैं जिनमें हमने क्लियर कर लिया है, लेकिन 2 हमारे क्लियर नहीं हुए हैं, तो वो एब्सेंट की वजह से हैं, या फिर वो हमने किसी भी वजह से मिस कर दिया, या फिर वो हमारी बैक आ गई है, बैक में भी है, यही अप्लीकेबल होता है। तो इस केस में हमें दोबारा चांस मिलता है ये दोनों एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने का। तो अब सिस्टम क्या है, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में, जो कि देखिए ऑड नंबर है ये, है ना, फर्स्ट इज़ एन ऑड नंबर ना, तो ये ऑड सेमेस्टर है, तो ऑड सेमेस्टर के एग्ज़ाम को आप सिर्फ ऑड सेमेस्टर में ही दे सकते हैं, जो भी नेक्स्ट आ रहा है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो 2 आपने पेपर छोड़ दिए, आपके बैक हो गए हैं या, तो उनको आप सिर्फ थर्ड सेमेस्टर में आकर ही दे सकते हैं, बाकी उन वाले जो 2 सब्जेक्ट्स आपके रहते थे। ठीक है, इसमें आप इनको क्लियर कर सकते हो अलॉन्ग विथ ऑल 5 सब्जेक्ट जो कि इसमें भी होंगे। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट होंगे थर्ड सेमेस्टर के, और 2 सब्जेक्ट या फिर 1 सब्जेक्ट जो भी होगा फर्स्ट सेमेस्टर का, वो आप इसमें करेंगे। इफ़ इन केस आप इसमें नहीं कर पाते हैं, तो आपके पास में फिर भी चांस होता है कि आप नेक्स्ट ऑड सेमेस्टर में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में फिफ्थ सेमेस्टर। तो अगर आप इसमें नहीं कर पाते हैं इफ इन केस, तो आप फिफ्थ सेमेस्टर में अपने ये क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये सेम वेज हमारे पास में अगर कोई सब्जेक्ट्स हैं जो कि सेकेंड सेमेस्टर में हमारे मिस हुए या बैक आए, कुछ भी हुआ, कोई भी सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट होता है या 2 सब्जेक्ट होते हैं, जो भी होते हैं, तो वो मैं कब दे पाऊंगी, वो मैं दे पाऊंगी फोर्थ सेमेस्टर में, या फिर मैं दे पाऊंगी 6th सेमेस्टर में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑड सेमेस्टर है तो ऑड सेमेस्टर में ही दे सकते हैं हम आने वाले, और अगर इवन सेमेस्टर में कोई बैक आती है तो हम इवन में ही दे सकते हैं। ठीक है, तो इवन में हम दे पाएंगे। ये तो हो गया कि भी कौन सा कब दे सकते हैं। ठीक है, और बैक जो चलती है वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आउट ऑफ 5 2 सब्जेक्ट में चल सकती है, मतलब इन 5 में से आपने 3 तो क्लियर करने ही है, इनमें सिर्फ 2 हो सकती हैं जो कि बैक होगी। अगर आपके वो 2 से बढ़ जाते हैं, कोई भी 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं जिसमें कि आपके 36 मार्क्स से कम होता है, तो 36 मार्क्स से कम होने पे इसको फिर एक्स स्टूडेंट का वो मिल जाता है, वो एक्स एग्ज़ाम कहलाता है। तो जो हम रेगुलर एग्ज़ाम देते हैं उसको तो रेगुलर एग्ज़ाम ही बोलते हैं, मतलब जो हमारा कोई बैक नहीं आई, कुछ भी नहीं आया, उसको रेगुलर कह रहे हैं। और जो कोई 1 सब्जेक्ट रह गया किसी सेमेस्टर में, या 2 सब्जेक्ट रह गए किसी सेमेस्टर में, उसको हम बैक कहते हैं। बैक वहाँ पे टिक किया जाता है एग्ज़ाम में जब हम अपेयर करते हैं। और अगर हमारे कोई 3 पेपर रहते हैं तो हमें फिर वो एक्स की तरह उसको मार्क करना पड़ता है कि वो हमारा एक्स का पेपर है जो हम अपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद में आते हैं मार्क्स के ऊपर। ठीक है, एक मार्क्स का भी क्राइटेरिया होता है कि हमारे पास में हर सब्जेक्ट में हमें एटलीस्ट जो 36 मार्क्स है लाने हैं इन एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, ये है क्लियर करने के लिए। ठीक है, 36 चाहिए आपको। इफ़ इन केस आपके पास में 36 से कम हो जाते हैं, मान लीजिए आपके आते हैं 31 मार्क्स आते हैं, 32 या 33 या 34 आते हैं, 35 आते हैं, तो आपको ग्रेस मिल सकता है अप टू 5 मार्क्स। ठीक है,
आपको 5 मार्क्स का ग्रेस मिल सकता है, ठीक है, क्लियर करने के लिए कि भी आपको यूनिवर्सिटी ग्रेस मार्क्स दे सकती है किसी भी एक सब्जेक्ट में, ठीक है। ये किसी भी एक सब्जेक्ट के बारे में हो सकता है। अब मान लीजिए कि आपके पास में 36 आए हैं इन एवरी सब्जेक्ट, ठीक है, 36 36 36 36, ये पांचों सब्जेक्ट में आगे 36 आ गया। लेकिन अभी हमें एक और भी क्राइटेरिया होता है कि हमारे पास में जो टोटल होना चाहिए दैट हैज़ टू बी 240 आउट ऑफ 500, ठीक है। ये भी एक क्राइटेरिया है जो कि हमें मीट करना होता है। इफ़ इन केस आपके पास में 240 से कम आता है तो उस केस में टोटल में हमें मिलता है अप टू 3 मार्क्स का ग्रेस हमें मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो वो होता है टोटल के लिए, ठीक है, वो सिर्फ टोटल के लिए होता है 3 मार्क्स का ग्रेस जो हमें यूनिवर्सिटी दे सकती है, ठीक है, टू क्लियर कि हमें 240 अचीव हो जाए। तो मान लीजिए इसमें से अब 3 मार्क्स आप कम कर लीजिए, कितने होते हैं 237 आते हैं आउट ऑफ 50, या 238 239 ऐसे अगर आते हैं तो आपको 3 मार्क्स तक का ग्रेस यूनिवर्सिटी देती है अपनी तरफ से, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में, ठीक है। और ये जो सब कुछ मैंने आपको बताया है ये 3 ईयर कोर्स के बारे में बताया, लेकिन 5 ईयर कोर्स में भी सेम यही सब प्रोसीजर फॉलो होता है, सेमेस्टर वाला भी और एग्जाम के लिए अपीयर होने वाला भी। ओके, इसके साथ में एक और भी एडिशनल है, एक पॉइंट है जो कि मुझे बताना है होल सेमेस्टर के बारे में। इफ़ इन केस आप पूरा ही सेमेस्टर नहीं दे पाते हैं, ठीक है, आपका पूरा सेमेस्टर मिस हो जाता है, तो आप क्या करेंगे। तो उस केस में क्या है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट सेमेस्टर छोड़ दिया, ठीक है, जिसमें आप कोई भी पेपर नहीं दे पाए, अटैम्प्ट नहीं कर पाए, तो आप उसको बाद के लिए रख सकते हैं, ठीक है, बाद में आप उसको दे सकते हैं। लेकिन वो किस तरह से दे सकते हैं, अब आप सोचेंगे कि भी जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि वो फर्स्ट वाला थर्ड में दे देंगे, तो नहीं, यूनिवर्सिटी एक टाइम पर एट अ टाइम सिर्फ एक ही अपेयर कर सकते हैं आप, या तो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दे दीजिए या फिर आप थर्ड के एग्जाम दे दीजिए। तो यूनिवर्सिटी क्या बोलेगी कि आप एट अ टाइम ओनली 1 सेमेस्टर अलाउड है, ठीक है, ओनली 1 सेमेस्टर इज अलाउड एट अ टाइम। तो देखिए, रेगुलर अगर आप देते हैं तो रेगुलर में तो फिर आप अटेंड करेंगे 3rd सेमेस्टर, ठीक है, उस टाइम में और लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर भी चल रहे होंगे, बट आई वुड सजेस्ट कि आप उस टाइम में ना रेगुलर वाले ही दीजिए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर तो आप आगे आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला कब होगा जो आपने छोड़ दिया था पूरा सेमेस्टर, ये अब आप कब कर सकते हैं, ये आप अटेम्प्ट करेंगे तब जबकि आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अगर आप 3 ईयर्स के हैं तो आपको 6 सेमेस्टर के बाद में, और अगर आप 5 ईयर्स वाला कोर्स करते हैं तो आपके 10th सेमेस्टर के बाद में आपको टाइम मिलता है, ठीक है। आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक स्पेशल कैरी ओवर एग्जाम होते हैं जो आपके फाइनल सेमेस्टर के बाद में दिए जाते हैं, ठीक है, आप उसमें अपना ये क्लियर कर सकते हैं जो आपका लेफ्ट ओवर हो गया था। इफ़ इन केस आप सोचें कि मैंने अपना फर्स्ट सेमेस्टर छोड़ दिया, या कोई भी 2nd 3rd 4th ये सब के लिए एप्लीकेबल है, फर्स्ट सेम मैंने छोड़ दिया, पूरा ही छोड़ दिया, तो क्या मैं आगे 2nd सेमेस्टर दे सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। कभी भी एलएलबी में ऐसे नहीं होता कि बच्चे को वहीं रोक दिया जाता है कि नहीं आप प्रमोट नहीं है, प्रमोट करते जाते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट उसके सेमेस्टर में। तो आप एग्ज़ाम कोई भी हो आप दे सकते हो, नेक्स्ट में आप प्रमोट होते जाओगे और आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको दिक्कत ये होगी कि चैलेंज हो जाता है कि भाई आपको यूनिवर्सिटी कह रही है कि एक टाइम पे एक दीजिए, तो आई वुड सजेस्ट, देखिए मेरी पर्सनल चॉइस है, आप क्या करना चाहते हो आपके ऊपर है। तो आप रेगुलर एग्जाम दीजिए, ये मैं सजेस्ट करूँगी, ठीक है। फर्स्ट वाला तो अब आपका छूट गया है, अब वो आप लास्ट के लिए रख लीजिए, ये मैं सजेस्ट करूँगी। पर आपके पास में ऑप्शन है, चाहे तो आप ये वाला दे दीजिए, फिर ये वाला आपका पेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो ठीक लगता है वो करिए, इट्स योर चॉइस, ठीक है। ये इसका था। इसके बाद में मैं आपको बताने वाली हूँ एग्ज़ाम का पैटर्न क्या आता है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो अभी तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, जिनको अभी कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास में आता है टोटल मार्क्स का 100, ठीक है, 100 मार्क्स का होता है, जिसमें कि 3 सेक्शंस दिए हुए होते हैं, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ये 100 मार्क्स का है क्योंकि रेगुलर चल रहा है। देखिए, कोरोना के टाइम पे कुछ अलग अलग चल रहा था, ये 100 से 50 मार्क्स का हो गया था, तो वो चीज़ अलग है। अब तो ऐसे एग्ज़ाम नहीं है, रेगुलर एग्ज़ाम है, तो मैं रेगुलर एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। 100 मार्क्स का हमारा टोटल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। वो सब्जेक्ट जो कि टोटल थियोरेटिकल है, उसमें 3 सेक्शंस होते हैं, ठीक है।
तीन सेक्शन ए बी सी, जो हमारे पास में ए सेक्शन है, ए सेक्शन में हमारे पास में आते हैं 5 क्वेश्चंस, टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं, जिनका की मार्क्स होता है 4 मार्क्स ईच, 4 मार्क्स ईच, ठीक है। तो 4 5 20, तो ये वाला 20 मार्क्स का होता है हमारा, टोटल 20 मार्क्स का ये वाला हमारा सेक्शन होता है, जिसमें कि ऑल कंपलसरी होते हैं, ऑल कंपलसरी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन बी, जिसमें कि दिया होता है शॉर्ट आंसर्स करके, शॉर्ट आंसर्स, इसका होता है 10 मार्क्स ईच होता है, 10 मार्क्स ईच, ठीक है, जिसमें कि आपको करने होते हैं 2 क्वेश्चंस अटेंड आउट ऑफ क्वेश्चन 3, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपको दिए हुए होते हैं, इन 3 में से आपको कोई भी 2 करने हैं, ठीक है। और इसमें कितना पेज क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगी। अभी आप सुनिए कि क्या इसका पैटर्न है। थर्ड सेक्शन होता है जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स का होता है, इसमें दिए होते हैं क्वेश्चन 5, टोटल क्वेश्चन 5 दिए होते हैं, जिसमें से कि हमने करने होते हैं क्वेश्चन 3 करने होते हैं आउट ऑफ 5, ठीक है। और ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स। तो ये जो सेक्शन है ये टोटल 60 मार्क्स का होता है। ये वाला जो पेपर है ये वाला, ये 20 मार्क्स का होता है, आई एम सॉरी, ये 20 मार्क्स का होता है टोटल, और ये वाला भी 20 मार्क्स का होता है, ये सेक्शन ए भी 20 मार्क्स का होता है। तो 60 20 20 हो गया 100। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से अपीयर किया। मतलब मैंने अपने ग्रुप में, कॉलेज में तो नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे कॉलेज का आइडिया नहीं है, मैंने अपने ग्रुप में खुद ही रिसर्च कर करके आइडियाज़ डेवलप किए, उससे मैंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि टॉप कर रही हूँ मैं, क्योंकि नहीं, मैंने टॉप नहीं किया, पर हाँ मैंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए। और मेरे ग्रुप में काफ़ी लोगों ने मुझसे सजेशंस ली कि हाँ हमें किस तरह से ये अपीयर करना चाहिए क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो मैं बताती हूँ कि मैं किस तरह से करती हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले करती हूँ वो वाला सेक्शन टारगेट करती हूँ जो कि सेक्शन ये था, सेक्शन सी था, क्योंकि इसमें मैक्सिमम मार्क्स दिए हुए हैं। मैक्सिमम मार्क्स के लिए मैं फर्स्ट आई चूज टू डू कि ये वाला सेक्शन में कंप्लीट कर लूँ, जिसमें कि 3 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और ये वाला फिर मैं सेकंड करती थी, ये फिर मैं लास्ट में करती थी। अब क्या है कि आप ये 20 मार्क्स में आपने कितने पेजेस भरने हैं। आई वुड सजेस्ट कि जो 20 मार्क्स का पेपर है, जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, सॉरी, कोई भी क्वेश्चन जो कि 20 मार्क्स का है, उसके लिए आप एटलीस्ट 5 to 6 पेजेस भरिए, फिल करिए। और मैं आपको बताऊं तो आप फैक्ट्स लिखिए, ठीक है। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स लिख सकते हैं वो लिखिए। ऑलवेज अंडरलाइन योर फैक्ट्स, ऑलवेज ऑलवेज, ठीक है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन आंसर्स कितने होते हैं, आंसर शीट्स कितनी होती हैं एग्जामिनर के पास में, तो इसलिए कि भाई आपके जो पॉइंट्स हैं, जो आपने फैक्ट्स याद किए हैं, जो आपको पता है, वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए आपके एफर्ट्स। तो उसको अंडरलाइन या फिर हाईलाइट करिए, व्हाट एवर यू वांट, ठीक है। हाईलाइट करिए, आप उनको हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास में टाइम नहीं है तो भी करिए, क्योंकि जो आपने लिखा है टाइम दे के, वो अगर नहीं पढ़ा गया तो इट विल बी वेस्ट, ठीक है। टोटली मैं कैसे लिखती हूँ एक आंसर, ये मैं आपको बाद में बता दूंगी, ठीक है। अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि 5 to 6 पेजेस आप फिल करिए 20 मार्क्स के लिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन आते हैं जो कि 10 मार्क्स के हैं, उसके लिए मैं आपको कहूँगी 3.5 4 या फिर 4.5 पेजेस आप फिल करिए, जितना आपके पास में कंटेंट है, ठीक है। कभी कभी ये 4.5 भी हो जाता है, क्योंकि उसमें हम लोग चार्ट, फ्लो चार्ट वगैरह या फिर टेबुलर फॉर्म में भी देते हैं, तो उसमें भी पेजेस जाते ही हैं। तो यहाँ ये 4.5 पेज तक भी हो जाता है, बट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 पेज 3.5 पेज भी होता है, तो ये भी सफिशेंट होता है। अगर आपके पास में टेबुलर नहीं है या कुछ भी नहीं है, बस फैक्ट ही आप लिख रहे हैं, तो ये इतना भी सफिशेंट होता है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन जो कि आते हैं 4 मार्क्स ईच वाले, ठीक है। तो 4 मार्क्स में मैं लिखती हूँ 1 पेज या फिर 1.5 पेज, दैट्स इट। इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इससे ज़्यादा लिखेंगे, आपकी मर्ज़ी है, आपके पास में फैक्ट्स है, लिख दीजिए, लेकिन आपको इससे ज़्यादा तो मार्क्स नहीं मिल सकते हैं ना। सो आप ध्यान रखें कि आपके पास में टाइम लिमिटेड है। अब टाइम किस तरह से मैं डिवाइड करती हूँ, मैं टाइम के लिए बताती हूँ। मैं टाइम किस तरह से डिवाइड करती थी अपने एग्जाम्स में, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। मैंने कभी अपने सारे सेमेस्टर्स में कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं किया।
मेरा टाइम बिल्कुल एक्यूरेट होता था। इनफैक्ट मेरे पास में लास्ट में 5-10 मिनट्स बच भी जाते थे सारा पेपर करने के बाद में, जो कि मैं अपना अच्छे से सब कुछ इलेबोरेटेड सारे फैक्ट वगैरह हाईलाइट करना एंड एवरीथिंग, फ्लो चार्ट देना और टैबुलर फॉर्म देना, सब कुछ करने के बाद में मेरे पास में टाइम बच जाता था। तो उसके लिए मैं क्या करती थी, मेरा एक सिंपल सी ट्रिक थी, 5 मिनट्स पर पेज। ठीक है, तो अब आप देखिए 5 मिनट्स पर पेज, 5 मिनट में आपका एक पेज हो जाना चाहिए, या फिर 6 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। इट्स यू नीड टू डिसाइड कि हमने कब अपना स्पीड पेस बढ़ाना है, कब कम करना है, या कब हम थोड़ा और टाइम ले सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, हाँ, वी ऑल आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से करें। तो अगर मैं देखूँ तो 5 पेजेस अगर मैं करती हूँ या 6 पेजेस भी मैं करती हूँ, तो 5 6 30 मिनट्स मिलते हैं। 30 मिनट्स मिलते हैं एक क्वेश्चन को, जो कि है 20 मार्क्स का। इससे ज़्यादा अगर आप टाइम देते हैं किसी भी क्वेश्चन को जो कि 20 मार्क्स का है, एग्जामिनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना ज़्यादा लिख रहे हैं। हाँ, आप पेजेस से 5 या 6 पेजेस से कम मत करिए, 5 पेजेस से तो कम बिल्कुल भी मत करिए। 5 पेजेस से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, लेकिन 5 पेजेस से कम मत करिए। आई वुड सजेस्ट कि करिए, और आप कंटेंट लिखिए, फैक्ट लिखिए जो कि हाईलाइटेड हो। ठीक है, सेम वेज आप देखें, अगर आप 5 पेज भी करते हैं, 5-5 मिनट लेते हैं, 6-6 मिनट लेते हैं, तो भी आप 5 पेजेस आराम से कर पाएंगे हाफ एन आवर के अंदर। सेम वेज अगर आप क्वेश्चन करते हैं, जो कि आप लेते हैं कोई भी क्वेश्चन 10 मार्क्स का करते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको 3.5 पेज या 4 पेज भरने हैं, तो देखें 15 मिनट ले लीजिए आप। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर ले लीजिए अप टू 20 मिनट्स ले लीजिए आप। ठीक है, 20 मिनट्स आप ले लीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा ना लीजिए। उसके अलावा आप कोशिश करिए कि आप 20 मिनट्स में 10 मार्क्स वाला कंप्लीट कर लें। 20 मिनट्स आपको चाहिए होंगे 2 इस वाले सेक्शन के लिए। ये है सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में टोटल आपको 40 मिनट्स लगने चाहिए। और 20 मार्क्स वाला सेक्शन जो है ये है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको लगना चाहिए बस 1.5 घंटा, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, 40 मिनट्स आपके ये हो गए हैं, और लास्ट में आपके बचते हैं वो वाले क्वेश्चन जो कि हैं 4 मार्क्स वाले, जो कि आपको करने हैं 5। तो अगर आप 1 पेज करते हैं या 1.5 पेज भी करते हैं, तो भी आपके पास में होना चाहिए 5 4 20 ले लीजिए, या फिर आप हाफ एन आवर भी ले लीजिए। तो मुझे लगता है देखिए आपके पास में सफिशिएंट टाइम है, 1.5 घंटा यहाँ हो जाता है। 30 मिनट्स और 30 मिनट्स ये 1 घंटा ये हो गया, और 20 मिनट ऊपर हो गया, 10 मिनट ऊपर हो गया। तो आप बिल्कुल एक्यूरेट टाइम में, बिल्कुल सफिशिएंट टाइम होगा। लास्ट में आपको अंडरलाइन करने का भी टाइम मिलता है, और आपको हाईलाइट करने का भी टाइम मिलता है, कुछ पॉइंट्स रिवाइज करने का भी टाइम लगता है, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता है कि अब ज़्यादा टाइम हो गया, मुझे इसको छोड़ देना चाहिए और लास्ट में टाइम बचेगा तो मैं यहाँ आऊँगा, तो आप उस क्वेश्चन को भी पूरा कर सकते हैं, आपके पास में सफिशिएंट टाइम होगा। ये मेरी तरफ से वो टिप्स हैं जो मैं अपने एग्जाम में यूज़ करती हूँ, और ये मेरे लिए 100% एवरी टाइम ये शॉर्ट है, मेरे लिए हमेशा हेल्प करते हैं। ओके, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ टिप्स जो कि हैं एग्ज़ाम में आप आंसर किस तरह से लिखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल पाएँ। ठीक है, तो मैं बताती हूँ आपको 20 मार्क्स के लिए। वैसे 20 मार्क्स के अलावा भी मैं आपको बताऊँ, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। किसी भी टॉपिक को लेकर आपको कुछ स्कॉलर्स का नाम याद रखना चाहिए। ठीक है, और उनकी अगर बुक्स हैं तो चलें, ठीक है, बुक्स भी कर लीजिए, पर हाँ स्कॉलर्स और उनकी डेफिनेशन, जब आप डेफिनेशन करेंगे तो स्कॉलर अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे किसी भी टॉपिक में। इसके अलावा आपको केस लॉज के ऊपर बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, डेफिनेशंस आपकी होती हैं अगर तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और साथ में सेक्शंस, अच्छा सेक्शंस किस तरह से याद करें मैं आपको बताती हूँ। मैं क्या करती हूँ, अपने नोट्स जैसे ही बनाती हूँ, मुझे अपने नोट्स खुद से बनाना पसंद है, जो कि मैं आगे आपके साथ शेयर भी करूँगी। उन नोट्स के अलावा एक पेज में साइड बाय साइड अपने पास में मेंटेन करती हूँ, जिसके अंदर मैं सेक्शंस की पूरी लिस्ट बनाती हूँ। ठीक है, उन सेक्शंस को लिस्ट वाइज लिख लेती हूँ। उससे क्या होता है कि मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है याद करना, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। मैं नोट्स के बीच में सेक्शंस लिख रही हूँ, वो ठीक है, आपको अगर टॉपिक याद आया, आपको हो सकता है कि अपने आप ही सेक्शन भी याद आ जाए, लेकिन ये बहुत हेल्प करता है, दिस हेल्प्स अ लॉट।
तो ये आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि बड़े आंसर्स होते हैं, 10 मार्क्स का भी आई वुड से ये बड़ा ही होता है, छोटा नहीं होता, 4 पेजेस का आंसर या 3 पेजेस का आंसर, ठीक है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें इसलिए कि हमारे पास में कुछ फैक्ट हैं जो कि जैसे कि कुछ एसेंशियल्स हैं जिसमें कि होता है कि और रिक्विजिट्स होने चाहिए, मतलब कोई भी 5 पॉइंट हैं, ठीक है, जो कि सारे ही होने चाहिए, ठीक है। तो उनमें ऐसे प्लस प्लस करके दे सकते हैं कि भाई ये हमारे रिक्विजिट्स हैं, ये सारे ही बहुत ज़रूरी सॉरी। उसके अलावा मान लीजिए कि हमारे पास में ये देखिए, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ऐसे इस तरह से हम चार्ट दे सकते हैं। कोई भी ऐसे एसेंशियल्स हैं या फिर ऐसी चीज़ें हैं जो साइड बाय साइड हमें चाहिए ही, ठीक है, किसी को भी मिस नहीं कर सकते, तो आप इस तरह का फ्लो चार्ट एक बनाकर दे सकते हैं। इसमें प्लस प्लस लगाइए सो दैट भी एग्जामिनर पता चले कि हाँ ये ऑल रिक्विजिट्स के बारे में बताया गया है, जो कि सभी ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके अलावा हमारे पास में कुछ चीज़ों के प्रोसीजर्स के स्टेप्स होते हैं, तो हम उसको इस तरह से दे सकते हैं फ्लो चार्ट में। अगर छोटा है तो आप इस तरह से दीजिए, ज़्यादा बड़ा है तो आप इस तरह से दे दीजिए, इस तरह से भी आप दे सकते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप दे सकते हैं। मेरे पास में एक एग्जाम्पल है, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ किस तरह से मैंने इसमें ये लोक अदालत का एक टॉपिक था जिसके नीचे मैंने जुडिशरी का हायरार्की बताई, सुप्रीम कोर्ट, देन उसके नीचे आता है हाई कोर्ट्स, फिर उसके बाद में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आती हैं, उसके नीचे आता है क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट, लोक अदालत, स्पेशल ट्रिब्यूनल, मतलब इस तरह के टैबुलर आप दे सकते हो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, यहाँ पे ये स्कूल्स थे, किसी भी चीज़ के स्कूल्स थे जो कि मुझे ऐसे लिस्ट वाइज लिखना इतना अच्छा नहीं लगता, अपीलिंग नहीं लगता, वो ध्यान नहीं अट्रैक्ट करता, अट्रैक्शन नहीं देता वो, तो क्या है कि मैंने इस तरह से वो उनको बनाए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आई कैची होती हैं और एग्जामिनर से इम्प्रेस हो जाते हैं, जो कि मुझे लगता है, ठीक है, इसकी बेसिस पे अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। जो मैं आपको बता रही थी सेक्शंस के बारे में वो ये है, देखिए मैंने एक लिस्ट थी ये जो मैं साइड बाय साइड रखी थी पहले, ये मैंने ये देखिए ये कट हुई हुई है, ये मैंने बाद में इसके अंदर लगाई है, इफ़ यू कैन सी, ये मैंने बाद में इसके अंदर लगाई है स्पाइरल में, ठीक है। तो ये मेरे पास में साइड बाय साइड रहती थी, मैंने एक टैबुलर फॉर्म में, मतलब सॉरी एक लिस्ट के फॉर्म में पूरे सेक्शंस लिखे हैं, इफ़ यू कैन सी 2A 2(1)B जो कि सेक्शन 7 में भी है, ये 2(1)C D E F ऐसे करते हुए मैंने बनाए हैं, तो इनसे मेरे को बहुत हेल्प मिलती है। तो ये कुछ सजेशंस हैं जो मैं आपको देती हूँ, ठीक है। हाँ, एग्ज़ाम के लिए जब मैं नोट बनाती हूँ तो कुछ अनटाइडी हो जाता है, सो इट्स फाइन। बस एग्ज़ाम में आपको ध्यान रखना है कि आपकी राइटिंग ऐसे नहीं होनी चाहिए कि जो एग्ज़ामिनर है उसको इंटरेस्ट ना आए, आपकी राइटिंग पढ़ने के लिए उसको एफर्ट्स देने पड़े, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ओके, लॉन्ग क्वेश्चंस जो हमारे पास में ज़्यादातर आते हैं, तो जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए अपीयर करते हैं जो कि 5-6 पेजेस के होते हैं, ठीक है, उन लॉन्ग क्वेश्चंस को आप किस तरह से टॉपिक दें कि अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ उसको, आंसर को। तो आप सबसे पहले उसके लिए इंट्रो ज़रूर दीजिए, ठीक है, फिर आप उसका मीनिंग दीजिए, डेफिनेशंस भी साथ में दे दीजिए, डेफिनेशंस दीजिए, और डेफिनेशंस के साथ में आप दीजिए फिर जो उस क्वेश्चन में पूछा गया है, कोई भी कंटेंट, उसकी जो भी हेडिंग होगी, ठीक है, जो उसकी मेन हेडिंग्स हैं उनको आप हाईलाइट ज़रूर करिए, ठीक है। कुछ ऐसी हैं जो कि ऑन द टॉप होनी चाहिए, तो आप उनको हाईलाइट के साथ में उनको बॉक्सेस की तरह भी कर सकते हैं, लाइक आपने कुछ लिखा है जो कि आपको लगता है कि ये हेडिंग है और दिख नहीं रही है सबकी तरह, हाईलाइट तो कर ही दिया है, अंडरलाइन से भी नहीं कुछ अलग पता चल रहा है, तो आप उसको बॉक्स कर दीजिए, ठीक है। आपको खुद इस तरह के एफर्ट्स लेने हैं कि एग्जामिनर का ध्यान उस पर जाए, ठीक है। हेडिंग्स दीजिए, जो भी उसमें कंटेंट आना है अंदर वो कंटेंट आप लिखिए। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप पॉइंटर्स में आंसर दीजिए, ठीक है। पॉइंटर्स में अगर आप आंसर देते हैं तो उसको पता होता है कि भी ये पॉइंटर्स हैं, उसमें से कुछ पॉइंटर्स उसको ईजी टू रीड होते हैं एग्जामिनर के लिए, तो वो ईजीली रीड कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप पूरा एक ही पैरा में देते हैं तो वो बहुत ही मोनोटोनस हो जाता है और वो बहुत ही बोरिंग हो जाता है, जो कि मुझे लगता है, ठीक है। फैक्ट ऑलवेज अंडरलाइन करिए, चाहे वो हेडिंग्स हो या फैक्ट हो, ऑलवेज कभी भी ऐसे मत करिए कि आपने फैक्ट सारे एक साथ लिख दिए, यहाँ 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 नहीं, आप ये फैक्ट लिख रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सपैंड करके आप लिखिए, ठीक है। फिर आप थोड़ा दूर और फैक्ट दीजिए, फिर उसके बारे में कुछ लिखिए, फिर आप फैक्ट दीजिए। मतलब अगर आप पूरा ही पैरा एक ही बार में सारा कुछ लिख देंगे फिर वही मोनोटोनस हो जाएगा। इट्स बेटर इफ़ यू गिव देम इन पॉइंटर्स और थोड़ा उसको स्पेस दीजिए, ठीक है। और प्लीज़ एग्जाम में ऐसे ना करें, क्योंकि हम छोटे बच्चे नहीं है कि यहाँ तो बना ही हुआ है ये लाइन,
यहाँ पर भी हम एक अलग से लाइन कर दें। प्लीज़ ये मत करिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनडिसेंट वे है। आप अपनी स्पेस अगर कम कर रहे हैं तो एग्जामिनर को भी अकल है कि हाँ भी आप कम लिखना चाहते हैं, ठीक है, प्लीज़ ये मत करिए। और इसके अलावा जो था मैंने आपको बताया कि हेडिंग्स दीजिए, डेफिनेशन, इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन, जो कंटेंट उसने मांगा है क्वेश्चन है वो दीजिए। उसके बाद में आप अपना कंक्लूजन ज़रूर दीजिए, बी इट फॉर फ्यू लाइन्स, 3 लाइन 4 लाइन पर कंक्लूजन भी आप अपना ज़रूर दीजिए, ठीक है। ये था लॉन्ग आंसर्स का। शॉर्ट आंसर्स कैसे करते हैं? लॉन्ग आंसर मतलब 20 और 10 दोनों के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो आप इनमें इसी पैटर्न से लिखें। इस पैटर्न से काफ़ी इंप्रेसिव होता है, अच्छा लगता है पढ़ने में, ठीक है। और जो शॉर्ट आंसर्स हैं, देखिए शॉर्ट आंसर्स में हमारे पास में 1-1.5 पेज होता है। वो क्वेश्चन जो कि हैं 4 मार्क्स के, उसमें आप फैक्ट जितना लिखने चाहते हैं आप सबसे पहले उनमें फैक्ट लिखिए, क्योंकि पेज कम है, कंटेंट अगर ज़्यादा है तो पेज कम है तो हमें फैक्ट लिखना है। यहाँ पे वो वाली चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती कि आपने एक साथ सारे फैक्ट लिख दिए। देखिए वहाँ ज़्यादा पेजेस भरने थे, यहाँ हमें कम पेज में काम चलाना है, तो फैक्ट आप साथ साथ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ 1 पेज मिलता है या फिर हमें 1.5 पेज मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए फैक्ट भी जितने आपको आते हैं, ठीक है। और 4 मार्क्स वाले में आप डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ ही दे सकते हैं, सेक्शन भी दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग में ही दे सकते हैं, आप हर जगह जो भी इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा आती है आप सब कुछ लिख दीजिए। मेरे साथ में ऐसा भी हुआ है कि मेरे पास में स्पेस नहीं बचा तो मैंने यहाँ जो ये स्पेस गिवन है मैंने यहाँ तक भी लिखा है। तो गिव ऑल द इन्फॉर्मेशन जितनी आपको आती है और आपके पास में टाइम है, सब कुछ दे दीजिए। यहाँ वाला भी कंसिडर किया जाएगा, सब कुछ कंसिडर किया जाएगा। इफ़ यू हैव नॉलेज देन टेल देम यस वी हैव नॉलेज, ठीक है। यही थी इसके बारे में कुछ टिप्स, और अगर आगे जाके कुछ ऐसे टिप्स हैं जो कि मुझे लगता है कि ये मैंने मिस कर दिया बताना, या फिर कोई क्वेश्चन जो आपको लगता है कि आप पूछना चाहते हैं या मैंने मिस कर दिया है या जिसके बारे में मैंने नहीं बताया या फिर गलत है, या गलत भी हो सकता है। आई मीन वी ऑल आर ह्यूमंस एंड वी हैव tendencies to make mistakes, so it's okay, you can suggest me, you can ask me, you can tell me if I need to do something better, I need to correct anything, okay। Thank you all, this was my video for today। आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगी होगी, फ्रूटफुल लगी होगी। आगे जाके नेक्स्ट वीडियोस में मैं अपने और नोट्स वगैरह आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। सो अगर एग्ज़ाम टाइम है देन रन लाइक हेल। गुड बाय।